नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा आज का जो लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, जिसमें मेरे पास हेलो एल्केन्स के MOP मतलब बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया था और हम लोग हेलो एल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको पढ़ रहे थे। और बच्चा मैं बता दूं, जिन लोगों ने मेरा अगर पुराना वीडियो भी नहीं देखा है लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तो वो बेचारे बच्चे प्ले लिस्ट में जाकर के पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर ले और उसके बाद इस लेक्चर 3 का आनंद ले, मजा आएगा पढ़ने में। और उसमें मैं बता चुका हूं बेटा SN1 रिएक्शन में कंप्लीट करा चुका हूं और आज मेरे को हेलो एल्केन्स की SN2 रिएक्शन को कंप्लीट कराना है। मतलब हम लोगों को आज पढ़ना है बेटा SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो मैं बता दूं मेरे पास जितने भी हेलो एल्केन्स हैं जिनसे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन सकता है। बेटा कार्बोकैटायन कौन कौन से आपको स्टेबल बताए गए थे? 3rd डिग्री वाला स्टेबल बताया गया था, 2 डिग्री वाला सफिशिएंट स्टेबल होता है, या फिर एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक। ये 3 कार्बोकैटायन ऐसे बेटा अगर कहीं बनते हैं तो बेटा उनमें SN1 होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। मगर अगर मैं SN2 की बात करूं तो इसका बेटा पूरा नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहा बच्चा मैंने? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि जो रिएक्शन दो लोगों के बीच हो रही है उस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेटा एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगा और बेटा आपका जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। मतलब जो रेट है वो बच्चा दोनों पर डिपेंड करेगा, RX पर भी और आपका न्यूक्लियोफाइल पर भी। इस वजह से इसका नाम है बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी हमारे पास एल्किल हैलाइड्स हैं, अगर बेटा वो 0 डिग्री के हैं या बेटा वो 1 डिग्री के हैं, क्या कहा दोबारा सुनिए, अगर मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड ऐसा है जो बेटा 0 डिग्री का है, मतलब उस पे कार्बन पे सारे H लगे हैं फिर हेलोजन लगा है, या फिर मेरे बार बच्चा वो 1 डिग्री का है, तो वो हमेशा देता है SN2 रिएक्शन। बस SN1 SN2 होने के बाद मैं एक साथ इसकी कई सारी रिएक्शनें बता दूंगा जो आपके इंटर लेवल्स में आपके काम आने वाली है। मैं बता दूं कि जो लेक्चर है ये इंटर यानी बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बनाया जा रहा है। लेवल मेरे को बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। अगर बहुत हाई लेवल आपको जानकारी चाहिए तो मेरा रात के समय एक लेक्चर अपलोड होता है जिसमें मैं नीट और जेई मेंस की शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है ना। मतलब रात के समय जेई, नीट और आपके इन सबके जो कंप्लीशन लेवल वाले लेक्चर्स हैं वो बेटा वो कॉपी भी लेक्चर्स आएंगे, वो शॉर्ट ट्रिक्स होगी और क्वेश्चंस बताए जाएंगे फटाफट, ठीक है। तो बेटा हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने मेथिल क्लोराइड। देखिए ध्यान से, मैंने C पे 3 H लगा लिए और बच्चा यहाँ मैंने कर लिया Cl, ठीक है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये बेटा मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन पे एक भी कार्बन नहीं है तो मैं इसे 0 डिग्री का मान के चलूंगा, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको देता हूं एक्वस NaOH, ठीक है। मैं दे रहा हूं एक्वस NaOH। आपको अच्छी तरह पता होगा कि यहाँ पर जो OH होता है बेटा इसका चार्ज होता है माइनस, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर Cl हटेगा और OH अटैक करेगा। फाइनली क्या हो जाएगा, C पर आपका H यहाँ रहेगा, H यहाँ रहेगा, H यहाँ रहेगा और इस जगह पर आपका हो जाएगा OH और साथ में बच्चा आपका निकल जाएगा NaCl। तो ये मेरे पास आपका ये SN2 का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा? SN2 का। अगर मैं यहाँ 0 डिग्री के बदले अगर बेटा मैं 1 डिग्री का भी लेता, मतलब यहाँ पर एक कार्बन लेता इस तरह से, तो भी ये आपका SN2 के थ्रू ही जाता। अब सर इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी? अच्छा, यहाँ पर आप एक्वस NaOH का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर
आपका कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम में एक्वस KH भी लिखा मिल सकता है, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसकी जो मैकेनिज्म होती है बेटा वो एक स्टेप में होगी, देखते हैं यहाँ पर क्या मैकेनिज्म है। सी पे यहाँ बच्चा H लगा है, यहाँ H लगा है, यहाँ H लगा है, यहाँ बेटा Cl लगा है। अच्छा ये बताइए, ये Cl अगर इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, ठीक है, अगर मान लो जैसा हम लोगों ने SN1 में पढ़ा था, मैंने फिर कहा जिन बच्चों ने अपना इसके पहले वाला लेक्चर कंप्लीट नहीं करा है वो कंप्लीट कर ले, सच बता रहा है बहुत फायदा मिलेगा। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी इसी YouTube चैनल से होगी, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी इसी YouTube चैनल से होगी बेटा। अब मैं कह रहा हूं अगर मान लो ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो बताइए इस वाले कार्बन पे बेटा चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा। भाई Cl इलेक्ट्रॉन लेकर गया है ना, तो Cl पर तो बेटा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहां पर बेटा आपका चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरे पास जो भी कार्बोकेटायन बनेगा वो 0 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, मेथिल, यानी 0 डिग्री का कार्बोकेटायन। और बेटा 0 डिग्री का कार्बोकेटायन जो होता है वो बेटा हाईली अनस्टेबल होता है, इस वजह से वो बनना पसंद नहीं करेगा। तो कहेगा Cl कहेगा मैं नहीं निकल के जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं निकल के चला गया तो मेरा जो पीछे छूट रहा है वो बेटा हाईली अनस्टेबल है, इस वजह से Cl जो है अपना प्लान चेंज कर देगा, कहेगा मैं यहां से नहीं निकलूंगा, मैं यहां से नहीं निकलूंगा, क्योंकि मेरे निकलने के बाद यहां पर जो सबस्ट्रेट बचेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब Cl इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहा होगा बेटा, ये जो Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ठीक है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट -I लग ही रहा होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस, मतलब इस वाले कार्बन पर ठीक है Cl निकल नहीं सकता तो इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहा होगा ना। तो अब इस सेंटर पर आपका चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। तो ये जो OH माइनस है ना बेटा, ये OH माइनस जो है ना बेटा यहाँ पर बैक साइड से अटैक करेगा। अच्छा बैक साइड से अटैक तो करेगा मगर आके अभी जुड़ नहीं जाएगा, बैक साइड से अटैक तो करेगा मगर आके अभी जुड़ नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, वो तो बेटा 5 होने से रही। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बची कि भाई OH आप आते रहे और Cl मैं जाता रहूं, मतलब एक पॉसिबिलिटी बची कि OH आता रहेगा और Cl जाता रहेगा। जब भी किसी रिएक्शन में कोई बॉन्ड टूट रहा होता है या कोई बॉन्ड जुड़ रहा होता है तो बच्चा उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पे क्या बनेगी, सी पे यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, ऐसे डैश 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 करके Cl पार्शियल नेगेटिव, डैश 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 करके OH पार्शियल नेगेटिव। इस जगह इस तरह से आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, जिसमें मैं देखूंगा कि बेटा Cl आपका निकल रहा है और बच्चा जो OH है वो धीमे धीमे एंट्री मार रहा है, ठीक है। Cl आपका निकल रहा है और बच्चा OH जो है वो एंट्री मार रहा है। फाइनली ये जो इसकी ज्योमेट्री है कुछ लोग TBP ज्योमेट्री बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोल देते हैं। अब यहाँ पर फाइनली क्या होगा, Cl निकल जाएगा, OH उसके बैक से आके जुड़ जाएगा, Cl निकल जाएगा, OH बच्चा बैक से आके जुड़ जाएगा, तो C पे यहाँ पे 3 H ऐसे रहेंगे और ये आपका मिथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये एक ही स्टेप प्रोसेस चल रहा है, देखो भाई एक ही स्टेप में यही स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है, यही स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है। इसी स्टेप में आपका सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है, मतलब एल्किल हैलाइड भी प्रेजेंट है और बेटा न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन का जो बेटा रेट है ना वो Rx पर भी डिपेंड करेगा और बेटा आपका रेट न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा। इस वजह से ये बेटा SN2 की मैकेनिज्म होगी। जिस तरह से मैंने बताया था कि बेटा SN1 में बहुआ इंटरमीडिएट बनता है, इसी तरह से SN2 में बेटा क्या बनती है, TS, ठीक है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो बराबर रेट कांस्टेंट हो जाएगा, रेट CH3Cl पर भी डिपेंड करेगा और साथ में हमारे इस प्यारे से न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा। इस वजह से ये बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम लोग
जैसे हम लोगों ने SN1 में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले से, ठीक है। अगर हम लोग SN1 की बात करें तो बेटा वहां पर हम लोगों ने क्या करा था, इसकी थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमको SN2 की भी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है तो बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री तभी जागृत होगी, तभी आएगी जब हमारे पास एल्किल हैलाइड का सेंटर कायरल होगा। तो देखो 2 डिग्री वाला जो RX है, 2 डिग्री वाला RX है, उसमें अगर मैं कोई सॉल्वेंट चेंज करता हूं तो वो बेटा SN2 के थ्रू जाता है। अभी मैं कुछ इफेक्ट बताऊंगा कि SN1 SN2 में क्या क्या डिफरेंस होता है, किससे कौन इफेक्टेड होता है। जैसे मैंने अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करनी है, अगर मैं बात कर लूं स्टीरियो केमिस्ट्री, किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, हम लोग SN2 की बात कर रहे हैं बच्चा, किसकी बात कर रहे हैं, SN2 की। तो मेरे को एक ऐसा एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा बेटा जो कायरल हो, ठीक है। उसके लिए कम से कम 2 डिग्री का तो मैं लूंगा। जैसे मान लो यहाँ मैंने मेथिल कर लिया, यहाँ मैंने H कर लिया, यहाँ मैंने एथिल कर लिया और यहाँ मैंने Cl कर लिया। आप देख सकते हैं इसको मैंने स्टार बना दिया, ठीक है, हीरो बना दिया, क्योंकि ये कार्बन कायरल है। बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री वहां पर आती है जहां पर आपका कायरल सेंटर हो या फिर डबल बॉन्ड जेमेटिकल वाली हो, ठीक है। अब ये जो सामने कंपाउंड लिखा है जिसमें कायरल सेंटर है, ये या तो हमारे पास D फॉर्म होगा या तो बच्चा L फॉर्म होगा, कोई एक फॉर्म होगा। अब अगर मैं इसको एक्वस एनिवस देता हूं, क्या देता हूं बच्चा, एक्वस एनिवस देता हूं, तो आपने देखा था, अभी आपने भी देखा था कि बेटा इस वाले SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा वो बैक साइड से अटैक करता है। जो SN2 रिएक्शन होती है बेटा उसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, मतलब जिस जगह से, यानी जिस तरफ से बेटा लीविंग ग्रुप निकलेगा उधर OH नहीं लगता है, उसके बैक साइड से लगता है, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं बेटा। जिधर से Cl निकला या जिधर से लीविंग ग्रुप निकला उसके उल्टे से अगर न्यूक्लियोफाइल लग रहा है तो इस घटना को हम बेटा क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। मतलब इसकी अगर बात करें तो C पर यहाँ बच्चा मेथिल ऐसे रहेगा, एथिल बच्चा ऐसे रहेगा, OH बेटा इधर लगेगा और H इधर लगेगा, ठीक है। मतलब ये अगर मैं इसको D फॉर्म मान लेता हूं तो बेटा ये 100% L बन जाएगा, मतलब डेक्स्ट्रो से लेवियो हो जाएगा। मतलब ये क्लॉकवाइज स्लाइड घुमा रहा होगा तो बेटा कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर अगर L होगा 12 से क्या हो जाएगा D। इस घटनाक्रम को हम बेटा इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन, जो कि SN2 में देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि मोस्टली SN2 में देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर मैं सॉल्वेंट दूसरा ले लूं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अभी कुछ इफेक्ट बता दूंगा सॉल्वेंट इफेक्ट, तो आपको ज्यादा बातें समझ में आएंगी। फिलहाल अगर मैं बात करता हूं अपने SN2 प्रोसेस की, और अगर वहां पर आपका सेंटर कायरल हो गया, अगर वहां पर आपका सेंटर कायरल हो गया तो बेटा अगर स्टीरियो केमिस्ट्री जो पहले होगी उसकी बदल के आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने जब SN1 देखा था बच्चा, हम लोगों ने जब SN1 देखा था बेटा, तो वहां पर देखा था कि रेसमाइजेशन होता है। अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, अगर बेटा कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वहां पर रेसमाइजेशन हुआ था, मगर इस केस में रेसमाइजेशन नहीं होगा, इस केस में बेटा इन्वर्जन होगा, ठीक है। तो SN2 की बात हमारे पास हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है। आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेटा SN1 के लिए लाभदायक होते हैं, मतलब उनके होने पर SN1 के होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और कुछ फैक्टर्स बेटा ऐसे होते हैं जिनके होने पर बेटा SN2 के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। जैसे पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। पहला पॉइंट क्या हमारे पास बच्चा, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है हम लोग किस तरह कर ले जो हमारे पास SN1 की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, या फिर हम किस तरह कर लें जो हमारी SN2 की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। तो मैं पहले बता चुका हूं
कि अगर आपको SN1 करानी है तो आपका जो कार्बोकैटायन है बेटा वो मोर स्टेबल होना चाहिए। अगर आपको SN1 कराना है तो आपका कार्बोकैटायन बेटा मोर स्टेबल होना चाहिए। मतलब अगर मैं लिख दूं 0 डिग्री के ज्यादा देगा 1 डिग्री से ज्यादा देगा 2 डिग्री से ज्यादा देगा 3 डिग्री, तो ये जो ऑर्डर होगा बच्चा ये SN1 के लिए होगा। मतलब अगर आपका सबस्ट्रेट जितनी ज्यादा डिग्री का होगा, अगर आपका सबस्ट्रेट जितनी ज्यादा डिग्री का होगा, या फिर मेरे पास आपका एलाइलिक सबस्ट्रेट हो जाए, या फिर मैं बता चुका हूं बेंजाइलिक सबस्ट्रेट हो जाए, ये बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में। मतलब अगर आपके पास जितनी ज्यादा डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा ना बेटा, उतना ही SN1 होने की संभावना रहेगी, या फिर एलाइलिक और बेंजाइलिक होने से आपके SN1 की संभावना बढ़ती है। इसी तरह अगर हम बात करें SN2 की, तो SN2 में 3rd डिग्री में SN2 बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि 3rd डिग्री में आपकी क्राउडिंग बहुत होगी, 3 कार्बन वाले ग्रुप लगे होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसे क्राउडिंग का सामना करना पड़ेगा। 3rd डिग्री से ज्यादा फास्ट हो सकता है 2 डिग्री में, 2 डिग्री से ज्यादा फास्ट 1 डिग्री, और फिर 0 डिग्री। मतलब कुल मिला के ये जो बच्चा ऑर्डर बनेगा वो बेटा किसका बनेगा? SN2 का बनेगा। मतलब ये जो ऑर्डर बच्चा है वो बच्चा किसका है? SN2 का है। मतलब पहला फैक्टर तो हो गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप मतलब जो निकलने वाला है वो लीविंग ग्रुप कौन सा है? देखो लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा SN1 का भी रेट फास्ट होगा और बेटा SN2 का भी रेट फास्ट होगा। लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा बेटा SN1 का भी रेट फास्ट होगा और बेटा SN2 का भी रेट फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं Cl माइनस लीविंग ग्रुप है, इससे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है Br माइनस, उससे अच्छा होता है I माइनस। ये जो ऑर्डर है बेटा वो SN1 के लिए भी है और बेटा किसके लिए? SN2 के लिए भी है। मतलब जितना, अब बताइए आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो उसके द्वारा बनाई गई जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो बड़ी होगी, और अगर बेटा बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा। अगर सबस्ट्रेट से हेलोजन जल्दी निकल रहा है तो भाई चाहे SN1 हो और चाहे SN2 हो, दोनों का ही रेट अपना फास्ट होगा, ठीक है। तीसरा मेरे पास आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है सॉल्वेंट का इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बेटा? सॉल्वेंट का। क्योंकि ये बैच इंटर लेवल वालों के लिए है तो बहुत डीपली मैं जाना नहीं चाहता। अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो रात बिरात मेरे पास 8 से 9 बजे के आसपास लेक्चर्स आएंगे जिसमें जेईई मेंस और नीट के आपके टॉपिक्स छोटे छोटे, अभी तो फिलहाल फिजिकल का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट करूंगा, फॉर्मूले बताऊंगा और उनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट का रोल क्या है। देखो अगर मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है बच्चा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है बेटा जिसमें पोलैरिटी भी हो, मतलब बेटा प्लस माइनस भी हो और बेटा जो प्रोटॉन भी दे सकता हो। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें बेटा पोलैरिटी भी हो और बेटा प्रोटॉन भी दे सकता हो। जैसे वाटर जो होता है, वाटर वो बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। आपके जितने भी एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल बेटा इनमें पोलैरिटी तो होती है। क्यों भाई? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो O पे बेटा निगेटिव आ जाएगा और बेटा H पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव, तो पोलर तो हो गया, और साथ में प्रोटॉन देगा, ये भी H प्लस देगा बेटा, ये भी H प्लस देगा। तो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं बेटा ये SN1 के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं बच्चा? SN1 के लिए होते हैं। मतलब जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं अगर ये प्रेजेंट हुए तो SN1 का रेट होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये क्या होते हैं बेटा? ये पोलर तो होते हैं मगर इनसे प्रोटॉन नहीं निकलता है, ठीक है। मतलब ये पोलर तो होते हैं बेटा मगर इनसे प्रोटॉन नहीं निकलता है, तो ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर इंटर लेवल की बात करूं तो आप एक ध्यान रखें, एसीटोन ध्यान रख सकते हैं, एक बेटा DMSO होता है और एक बेटा DMF। इन 3 सॉल्वेंट का नाम आप बस याद कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने कंपटीशन लेवल की भी बात बता दी यहाँ कि अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है बेटा तो बेटा एसीटोन सॉल्वेंट है, ये पोलर तो होता है,
O पे नेगेटिव होता है, कार्बन पे पॉजिटिव होता है, मगर इसमें से प्रोटॉन नहीं निकलता है। डाइमिथिल सल्फोक्साइड हो गया या डाइमिथिल फॉर्मेमाइड हो गया, तो ये पोलर बच्चा एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं और इनके होने पर SN2 के होने की जो संभावना है बेटा वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये देखो फैक्टर्स हैं जो मेरे पास SN1 कब कब SN1 तेज हो सकती है और कब कब SN2 बेटा तेज हो सकती है। अब हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में SN1 SN2 में डिफरेंस पूछ दे, ठीक है, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा SN1 SN2 में डिफरेंस पूछ दे, ठीक है। तो देखो अगर आपको डिफरेंस आया थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट लिखने के लिए, तो आप इधर एक SN1 डाल देंगे, एक SN2 डाल देंगे। मैं इसको लिखवाने तो नहीं जा रहा हूं, मगर आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं आप पहले सुन लीजिए, वो अपने आप से आप घर में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने लेक्चर अटेंड किया हुआ है, आपने लेक्चर समझा हुआ है, तो बड़े आराम से आप दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे पहला डिफरेंस बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये बेटा क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है या बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया, ये मेरे पास जो SN1 है वो है तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, मगर बेटा वो फर्स्ट ऑर्डर की है, और ये जो बेटा है वो बेटा किस ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की है। मतलब भी मैंने बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर की होती है उसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो बेटा केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है और बेटा न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जो रेट होता है बच्चा वो RX पर डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। इसी तरह से जो SN2 वाला होता है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो बेटा दोनों पर डिपेंड करता है, मतलब RX पर भी डिपेंड करेगा और बेटा न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अगर आपने मैकेनिज्म देखी है तो SN1 जो स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, वो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और उसके बाद अगला स्टेप में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मतलब ये जो होता है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है। मतलब जो SN1 है बेटा वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। SN2 जो है, नहीं सॉरी, SN1 जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। SN1 क्या है बेटा, वो उल्टा हो गया, 2 स्टेप प्रोसेस है, और जो SN2 था वो बेटा एक ही स्टेप में। आप ऐसे ऐसे ध्यान रखिए, जहां 1 होगा वो बेटा 2 स्टेप में होता है, जहां 2 होता है वो बेटा 1 स्टेप में, कभी कोई टेंशन ही नहीं होगी, ठीक है। जहां SN1 लिखा है वो 1 लिखा है ना, तो बेटा 2 स्टेप में होगा, उल्टा कर देना, और जहां 2 लिखा है वो बेटा 1 स्टेप में होगा। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरे पॉइंट में क्या होगा बेटा, जो SN1 प्रोसेस था उसमें बेटा हमेशा बनता है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ठीक है। जो मेरे पास SN1 प्रोसेस है उसमें बेटा हमेशा बनता है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। मतलब जो SN1 है उसमें बेटा हमेशा बनेगा कार्बोकैटायन, मगर जो SN2 होगा, जो मेरे पास SN2 होगा उसमें कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है बेटा, उसमें हमेशा बनती है ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक तरफ से बॉन्ड बनता है OH का, न्यूक्लियोफाइल का, और एक तरफ से बॉन्ड बेटा क्या होता है, टूट जाता है। तो जो SN2 प्रोसेस है उसमें हमेशा बच्चा ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगी। अब फोर्थ स्टेप में अगर डिफरेंस लिखना है बेटा, अगर आपके पास सेंटर कायरल है, ठीक है, अगर आपके पास जो सबस्ट्रेट आपने लिया है ना बेटा, अगर उसका सेंटर कायरल है बेटा, तो सीधी सी बात, अगर उसका सेंटर बेटा कायरल है तो वहां पर रेसमाइजेशन होगा। मतलब D फॉर्म और L फॉर्म का इक्विमोलर मिक्सचर बनने को तैयार रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास SN2 चल रहा है तो वहां पर D से L बनेगा या फिर L से D बनेगा, मतलब इन्वर्जन वहां पर हो जाएगा। तो ये मेरे पास ये इन्वर्जन होगा। तो ये SN1 SN2 में मेरे पास क्या था, डिफरेंस था। SN1 SN2 में मेरे पास क्या था, डिफरेंस था, ठीक है। अब हम लोग अपने इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल SN1 देने वाले हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल SN2 देने वाले हैं। तो जहां जहां से भी आपको लगेगा कि स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि इन मॉलिक्यूल्स को SN1 के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट में मैनेज कर दो, या फिर इन मॉलिक्यूल्स को CBSC हो
चाहे एससी हो या यूपी बोर्ड हो, सब में क्वेश्चंस खूब आने लगे हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल SN1 सबसे पास देगा और कौन सा SN2। जैसे मान लो मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने एक मॉलिक्यूल ऐसे लिख दिया, ये मैंने Cl लगा लिया। अगला मैंने इस तरह लिख दिया, ऐसे यहाँ डबल बना के यहाँ Cl लिख दिया, और एक मैंने यहाँ पर ऐसे करके Cl लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल A है, ये B है और ये C। अब मैं पूछ रहा हूँ इन मॉलिक्यूल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 मैनेज कर दीजिए। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को कैसे मैनेज करना है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 मैनेज करना है। तो बेटा खुद का दिमाग लगाओ, अगर मैं SN1 की बात कर रहा हूं तो आप क्या करेंगे, सबसे अपना लीविंग ग्रुप हटा लेंगे। अब सबसे अपना लीविंग ग्रुप हटा लेंगे और जब ये हटेगा तो इसी जगह पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस, और तीनों जो कार्बोकैटायन बन जाएंगे, तीनों जो कार्बोकैटायन बन जाएंगे, आप उनकी स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसके SN1 देने की संभावना सबसे ज्यादा। तो बताइए ये जो बना है ये 2 डिग्री का है, और देखिए इधर यहाँ पर 3 H लगे होंगे और बच्चा यहाँ पर भी 3 H लगे होंगे, मतलब इसमें 6 जगह पे 6 अल्फा H हो गए, 6 जगह से आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अच्छा इसमें आ जाइए, यहाँ बी वाले में तो बेटा एलाइलिक बन गया। क्या बन गया, एलाइलिक कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद जो अगला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है वो बेटा एलाइलिक। ये तो काफी स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, और ये जो है बेटा, ये तो बेटा 3 अल्फा H लेके बैठा है केवल, ये केवल 3 अल्फा H या 1 डिग्री का है। तो बताइए इन तीनों में सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बेटा, बी वाला है ना, सबसे स्टेबल एलाइलिक है। SN1 का रेट सबसे फास्ट बी में होगा, बी के बाद आपका ये ए वाले में होगा, सबसे स्लो होगा सी वाले में। ये बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 हो जाएगा। अगर आपने SN1 छांट लिया है, अगर आपने SN1 सेलेक्ट कर लिया है, तो जैसे ही आप इसका रिवर्स मार देंगे, जैसे ही आप इसका रिवर्स मार देंगे तो वो बेटा तुरंत SN2 का हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपकी NCERT वगैरह में दे रखे हैं, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ऐसा लिखा, यहाँ डबल बनाया, यहाँ डबल बनाया, इस जगह Cl कर लिया। मैं फिर से बता दूं, मैं अपने लेवल को केवल बोर्ड या उससे थोड़ा ऊपर तक ले जा रहा हूँ, बहुत हाई लेवल की जाने की बात नहीं करूँ, क्योंकि ये जो लेक्चर चल रहा है वो 12th लेवल वाले बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए चल रहा है। ठीक है, एक मैंने ये लिख दिया, एक बच्चा मैंने यहाँ डबल बना के यहाँ लिख दिया Cl, और एक बच्चा बना के मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब बताइए ये 3 मेरे पास सबस्ट्रेट हैं, इसमें हो सकता है कि वो SN1 का भी ऑर्डर पूछ दे, या हो सकता है बच्चा वो SN2 का ऑर्डर पूछ दे। कोई बात नहीं, आप एक ऑर्डर निकाल लेंगे और दूसरे का उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, आपको करना ये है बस लीविंग ग्रुप हटा लेना है, आपको करना ये है बस लीविंग ग्रुप हटा लेना है, और उसके जगह पे आपको ले आना है प्लस। यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस, यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। अब देखिए ये प्लस है, इसके बगल में डबल, तो इधर से बेटा ये एलाइलिक हो गया, इधर से बेटा एलाइलिक हो गया, मगर बेटा इधर भी तो डबल है, तो ये डबल एलाइलिक है। मतलब ये जो कार्बोकैटायन है बेटा, ये इधर से भी रेजोनेंस करेगा बेटा, और उधर से भी रेजोनेंस करेगा। ठीक है, ये केवल बेटा एक तरफ से एलाइलिक है, ये बेटा एक तरफ से एलाइलिक है, तो ये केवल एक तरफ से ही रेजोनेंस करेगा, इधर से केवल हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, केवल 2 अल्फा H के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चा, केवल इधर से 2 अल्फा H और उधर से भी 2 अल्फा H, मतलब 2 तरफ से केवल हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। तो इन तीनों में सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बच्चा बनेगा ए वाला, ए के बाद बी और बी के बाद क्या, सी। तो ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है बच्चा, ये मैंने SN1 का लिखा है। किसका लिखा है बेटा, SN1 का। आप इसी का उल्टा कर देंगे तो बेटा वो SN2 का बन जाएगा। अब इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन लिखिए। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया, विच, ऐसे बोल सकता है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मोर रैपिड SN1, या फिर लिख सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स
मोर रैपिड SN2। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक दे दिया क्वेश्चन है मेरे पास, ये हम लोग SN1 SN2 को ठीक से डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला मैंने दे दिया बेंजिल क्लोराइड दे दिया, और दूसरा मैंने दे दिया एलिल क्लोराइड दे दिया। मैंने क्या दे दिया, बेंजिल क्लोराइड और एलिल क्लोराइड। ठीक है, तो आप लोगों को बताई गई थी बच्चा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, आपको बच्चा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताई गई थी, जिसका कार्बोकैटायन बेटा मोर स्टेबल होता है वो उतना ही फास्ट बेटा क्या देता है, SN1 देता है। तो जो बेंजिल वाला है, बेंजिलिक कार्बोकैटायन, इसमें जब आप Cl हटा लेंगे तो आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा बेटा वो बेंजिल कार्बोकैटायन बनेगा CH2+। ठीक है, और जब यहां से आप Cl हटा लेंगे तो यहां बन जाएगा बच्चा एलिल कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, एलिल कार्बोकैटायन। अच्छा, इसमें चूंकि बेंजीन के साथ रेजोनेंस होता है तो इसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, मगर इसमें जो है केवल दो तरफ रेजोनेंस होगा, या तो प्लस यहाँ जाएगा तो यहाँ। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, फर्स्ट वाले कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है इन कंपेयर टू सेकेंड वन। इस वजह से जो ये वाला है इसके SN1 का रेट फास्ट होगा, और इसके बच्चा इसके कंपेयर में SN1 का रेट स्लो होगा। दोनों SN1 अच्छे देते हैं, दोनों SN1 अच्छे देते हैं, मगर यहाँ पर उन दोनों में भी आपका कंपेयर चल रहा है भाई कि तुम दोनों में से अच्छा कौन देगा। तो बेंजिलिक ज्यादा अच्छा देगा इन कंपेयर टू एलाइलिक। तो ये SN1 का है, अगर इसी का उल्टा कर देता वो SN2 वाले का तो मैं यहाँ पर रिवर्स कर देता। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर SN1 और SN2 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आने लगे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, चूंकि हमें SN1 समझ में आ गया, हमें SN2 समझ में आ गया, उनमें डिफरेंस समझ में आ गया, तो अब जितनी भी एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शनें हैं, ठीक है, वो सब एक साथ एक टर्न पे ही कंप्लीट हो जाएंगी। दो तीन रिएक्शनें भले ही बच जाए अलग टाइप वाली, वरना अदरवाइज जितना भी RX है, जितना भी RX है बेटा वो या तो SN1 होता है या तो क्या होता है SN2। उसी से ही आपका पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपने आ जाएंगे हेलो एरीन्स में, मतलब क्लोरोबेंजीन की तरफ हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया करे तो बेटा लाइक कर दिया करो, बहुत पसंद आया करे शेयर कर दिया करो, अगर बहुत उससे ज्यादा पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बेटा मेहनत लगती पढ़ाने में, और उम्मीद है आप इस वाले बैच को ज्वाइन करके, बैच क्या है तो बैच चल रहा है प्यार से, आप ज्वाइन करके अपने इंटर के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।